एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 66 के साथ मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 12 यूनिट 12 लाइन बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर्स का उसके थ्योरम्स कंप्लीट कर चुके। होपफुली आप लोग उसके थ्योरम्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके लिख के एक तरह से याद कर चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं। फिगर्स की प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी कर ली होगी। अब कुछ क्वेश्चंस इसकी एक्सरसाइजेस के उनकी स्टेटमेंट्स एहतियातन डिस्कस करने वाली, और पर्टिकुलरली वो स्टेटमेंट्स जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब लाइक वो क्वेश्चन जिनके अंदर कोई टिपिकल फिगर, ट्राइंगल नाम लेके बताई, क्वाड्रिलेटरल बताई, वो तो कोई इतनी जनरल स्टेटमेंट्स नहीं हैं। लेकिन कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, वो MCQs के तौर पर आ सकती हैं। तो इसलिए उन स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देखें तो वो तो लाइक क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल ABCD से रिलेटेड है। वो बिल्कुल वही टिपिकल क्वाड्रिलेटरल बना के उसके मुताबिक करने वाला है। यही यानी वो जनरल स्टेटमेंट नहीं है। एक यही सिचुएशन मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में नज़र आ रही है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C, इस टाइप का क्वेश्चन है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 एक जनरल स्टेटमेंट है। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है स्टेटमेंट? द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, किन के राइट बाइसेक्टर्स हैं? कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्वल साइड्स हैं। कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एंड इट्स एल्टीट्यूड आर कॉन्करेंट। यानी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, ट्राइंगल ABC, ये 2 साइड्स सपोज इक्वल है। तो स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो कॉन्ग्रेंट साइड्स हैं ये, इनके राइट बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कह लें। ये रहा इसका राइट बाइसेक्टर, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और राइट भी है, और ये रहा सपोज इसका राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहे हैं। तो जो राइट बाइसेक्टर्स इक्वल साइड्स के हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में, एंड इट्स एल्टीट्यूड, और ये रहा इसका एल्टीट्यूड, आर कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब कॉन्करेंट तो ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि एक ही पॉइंट से पास करते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड एल्टीट्यूड आ रहा है वो मुझे अलहदा से बताना है। ये एल्टीट्यूड क्या होता है? ऑफ अब पर्टिकुलर ट्राइंगल से रिलेटेड है तो इसलिए बता रहा हूं। वैसे एल्टीट्यूड सेपरेटली भी एक वर्ड है, लेकिन ट्राइंगल से रिलेटेड बता रहा हूं। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? किसी ट्राइंगल की वर्टेक्स से
ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट उसका एल्टीट्यूड होता है, इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है क्या? ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों को 17 चैप्टर में सेकंड टर्म में भी मिलेगी। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट from vertex of a triangle to its opposite side यानी किसी ट्राइंगल की वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट उसका एल्टीट्यूड होगा। तो ये एल्टीट्यूड की टर्म इससे रिलेट की, ये राइट। तो स्टेटमेंट में वंस अगेन बोल रहा हूं कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इट्स एल्टीट्यूड आर कॉन्करेंट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं और तीसरा एल्टीट्यूड वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, कॉन्करेंट है। ये स्टेटमेंट थी इसकी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बनती है द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। जो ये स्टेटमेंट आपको भी मैंने बताई कि किसी ट्राइंगल के द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब वो क्या है? एल्टीट्यूड के बारे में अभी हम पढ़ चुके। किसी ट्राइंगल की वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ये एक एल्टीट्यूड हो गया। ये भी तो वर्टेक्स है, यहां से ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया इसका। ये भी परपेंडिकुलर है और ये एक और भी तो एल्टीट्यूड इसका बनता है कि वर्टेक्स सी से ऑपोजिट साइड ए बी पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ये भी तो एल्टीट्यूड है। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें यह पता चला कि वो कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास करते हैं। तो एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये स्टेटमेंट से हमें ये पता चला, राइट। 12.3 एक्सरसाइज है, उसके भी स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनती है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ, बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल्स ऑफ बेस of isosceles triangle। ट्राइंगल वही isosceles triangle, टू साइड्स इक्वल वाली ट्राइंगल, isosceles triangle intersect each other on its altitude। यानी किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल है, ट्राइंगल एबीसी, ये टू साइड्स इक्वल, तो उसकी बेस के एंगल्स के बाइसेक्टर, ये दोनों बेस एंगल्स, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑन इट्स एल्टीट्यूड। यहां से वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो एल्टीट्यूड पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट के मुताबिक, आई रिपीट, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बाइसेक्टर, कौन से एंगल्स?
बेस एंगल्स। और किसके बेस एंगल्स? आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स के बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड पर। तो इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग बना। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इसके मुताबिक द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स, द बाइसेक्टर्स ऑफ टू exterior angles and third interior angle of triangle are concurrent। ये स्टेटमेंट आपको जब 10th क्लास में पहुंचेंगे ना, वहाँ की ज्योमेट्री में ये स्टेटमेंट काम आएगी कि किसी ट्राइंगल की, पहली बात एक्सटीरियर एंगल में थोड़ा सा बल्कि साइड पे एक्सप्लेन कर दूं पहले। एक्सटीरियर एंगल क्या है? सपोज ये एक ट्राइंगल एबीसी, तो इसकी दो साइड्स के दरमियान एंगल उसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन अगर उसकी किसी एक साइड को एक्सटेंड किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, तो उस प्रोड्यूस साइड और एक्चुअल साइड के दरमियान बनने वाला एंगल ये एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन ये भी तो हो सकता था ना कि हम इस साइड को एक्सटेंड करते और ये एक्सटेंडेड साइड और इस साइड के दरमियान, ये भी तो पॉसिबल था, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। यानी अगर ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम 6 एक्सटीरियर एंगल्स कर सकते हैं। 2 एंगल्स यहां पर इस वर्टेक्स पर, 2 एंगल्स इस वर्टेक्स पर और 2 एंगल्स इस वर्टेक्स पर हो सकते हैं। डेफिनेटली ये आपस में इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से, इसीलिए समटाइम्स उनको 2 एंगल्स के तौर पर काउंट नहीं करते, लेकिन उनकी प्लेस तो है ना, तो 2 एंगल्स इस तरह से शो किए जा सकते हैं। तो किसी ट्राइंगल के 2 एक्सटीरियर एंगल्स कोई भी ले सकते हैं आप। चलिए मैं एक इस साइड को एक्सटेंड करता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल, और इस साइड को एक्सटेंड करता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल। तो इन एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और थर्ड इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ये तीनों भी आपस में कॉन्करेंट होते हैं, चाहे आउट ऑफ द ट्राइंगल जाके हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो विद इन ट्राइंगल कॉन्करेंट है। तो ट्राइंगल की कोई से 2 एक्सटीरियर एंगल्स और थर्ड इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स भी कॉन्करेंट होते हैं। सपोज पॉइंट आई पर कॉन्करेंट है, राइट? तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 12.3 के भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आप लोग जानते हैं कि चूंकि इसके एमसीक्यूज नहीं होते, तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स और जो एमसीक्यूज नोट्स में हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ पहले आपसे, और फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 12, क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। जाहिर बात है एमसीक्यूज बन के आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को पहले ट्रू फॉल्स के तौर पर करवाता हूँ। तो एमसीक्यूज जो रिव्यू एक्सरसाइज में हैं, जो हमने नोट्स में करने हैं, तो वो वाले एमसीक्यूज में भी ये स्टेटमेंट एज एमसीक्यूज भी आ जाएंगी। तो फर्स्ट है बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड है राइट बाइसेक्शन। पहला सिर्फ बाइसेक्शन से रिलेटेड था, ये राइट बाइसेक्शन है। तो राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, राइट जो हुआ तो परपेंडिकुलर है, विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है।
राइट बाइसेक्टर का मीनिंग राइट भी हो यानी परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो यानी मिड पॉइंट में से भी पास करे। थर्ड है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये थ्योरम 1 की स्टेटमेंट, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसमें ये नॉट के वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो इक्विडिस्टेंट तो था थ्योरम 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक। नेक्स्ट थ्योरम 2 की स्टेटमेंट, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। थ्योरम 2 की स्टेटमेंट एज इट इज है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्करेंट। तो थ्योरम 3 की स्टेटमेंट के मुताबिक ये उल्टा लिखा हुआ है, नॉट की वजह से ये फॉल्स है स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है द बाइसेक्टर्स ऑफ, ये थ्योरम 6 की स्टेटमेंट, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेवंथ है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट इस नॉट की वजह से फॉल्स। और लास्ट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। थ्योरम 5 की स्टेटमेंट के मुताबिक ये स्टेटमेंट ट्रू है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फिगर गिवन है आपको, लाइन सेगमेंट ए बी और उसका एक राइट बाइसेक्टर ही शो किया गया है, लाइन है, उस लाइन का नाम है सी डी, जो उसे पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है और वहां से एनी पॉइंट इस पर क्यू पॉइंट मौजूद है, ये क्यू पॉइंट है। अब स्टेटमेंट है फ्रॉम द फिगर ये नहीं उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही मैं उस स्टेटमेंट के मुताबिक कन्वर्ट करके बता रहा हूं। ये जो सी डी है, सी डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी का राइट बाइसेक्टर है। देन फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ही है, मेजरमेंट ओ ए ब्लैंक, और सेकंड में मेजरमेंट ए क्यू। अब फ्रॉम द फिगर चूंकि राइट बाइसेक्टर है तो मेजरमेंट ओ ए मेजरमेंट ओ बी के इक्वल ही होगा और मेजरमेंट ए क्यू मेजरमेंट बी क्यू के इक्वल ही होगा ना। अब इसकी रीजन तो बड़ी ऑब्वियस है, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो ना, वो तो गिवन में ही आ जाती है बात। और इसकी क्या रीजन हुई, इसकी रीजन वही एनी पॉइंट जो कि पॉइंट क्यू का जिक्र हो रहा है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो इसकी थ्योरम 1 वाली रीजन बनी, स्टेटमेंट जो बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन करने को कहा गया है, डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, और सेकंड पार्ट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। पहले मैं सेकंड पार्ट डिस्कस कर लूं क्योंकि वो बिल्कुल ऑब्वियस और सिंपल है।
बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, शुरू में हमने डेफिनेशन मार्क भी की हुई है, आपकी बुक में भी है, नोट्स में भी है, बल्कि बुक में आपको एक करेक्शन भी करवाई थी कि एक छोटी सी मिस्टेक थी न्यू बुक्स की प्रिंटिंग में, तो वो करेक्शन करके करवाई थी कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या था, हाँ जी, वो था कि किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रे को उसका एंगल का बाइसेक्टर कहा जाता था। तो डेफिनेशन हमने शुरू में मार्क की हुई है, द रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अ रे विच डिवाइड्स एन एंगल into two equal parts is called angle bisector. शुरू में मार्क भी की हुई है, आपके नोट्स में मौजूद है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये रे एक्चुअल एंगल AOB है और ये रे OM इस एंगल का बाइसेक्टर है, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। ये था सेकंड पार्ट, पहले डिस्कस कर लिया मैंने। अब आता है फर्स्ट पार्ट, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब ये राइट बाइसेक्टर नहीं पूछा गया, ये बाइसेक्टर पूछा गया ओनली। राइट बाइसेक्टर में तो वो था ना कि जो परपेंडिकुलर भी हो। बाइसेक्टर सिर्फ उस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है। तो कोई अगर एक लाइन सेगमेंट है AB, तो उसके मिड पॉइंट M में से पास करने वाली लाइन, जो कि राइट हो भी सकती है और ना होना ज़रूरी भी नहीं है। तो मेन एक कंडीशन है कि अ लाइन विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स भी कर सकते हैं, या अ लाइन विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करती है। आप लोगों ने जहां डेफिनेशन मार्क की थी राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वहां परपेंडिकुलरली का भी जिक्र था और पासेस थ्रू मिड पॉइंट भी था। इसमें से आप सिर्फ पासेस थ्रू मिड पॉइंट वाला हिस्सा बताएंगे, जबकि परपेंडिकुलरली का जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर गिवन है अ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है ABC, और इसमें ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड AD, राइट एंगल है इस पर। मोर ओवर ये इस पर एंगल्स जो गिवन है, ये X, ये Y और ये Z। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ द गिवन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, गिवन दैट ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle। ये स्टेटमेंट गिवन है। मजीद गिवन है एंड AD, लाइन सेगमेंट AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और रिक्वायर्ड क्या है? X रिक्वायर्ड है, Y रिक्वायर्ड है और Z रिक्वायर्ड है। तो अननोन वेरिएबल्स X, Y और Z रिक्वायर्ड है। अब सॉल्यूशन में एज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल,
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। सो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों ही 60 डिग्री के, यानी z की वैल्यू तो डायरेक्ट 60 डिग्री आ गई, क्योंकि वो मेजरमेंट एंगल ए है, एंगल बी के इक्वल है, मेजरमेंट एंगल बी के इक्वल है। मोर ओवर इसी में भी बताया गया कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सिमिलरली ऑल्सो मेजरमेंट एंगल ए भी तो 60 डिग्री का है ना, वो भी तो उसका एंगल है, और एंड ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी x y के इक्वल है और x और y का सम 60 डिग्री भी है। तो किसी एक को y की जगह x पुट कर दे, तो x प्लस x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 को 2 से डिवाइड करके x का आंसर तो आ गया 30 डिग्री, लेकिन y भी तो x के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। तो एज y इज इक्वल टू x, तो फिर y का भी आंसर 30 डिग्री ही आ जाएगा। तो ये रेफरेंसेस आप अच्छी तरह जानते हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चंस में रेफरेंसेस को कोट करना बहुत ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन इतनी आसान होती है कि हमारे लिए कोई 1 मिनट की भी बात नहीं है कि समझ ना आए, लेकिन इनकी रीजंस, इनको जस्टिफाई करना बेहद ज़रूरी होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन में बल्कि बुक में एक छोटी सी मिसिंग है, वो भी आपको मैं साथ ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिगर गिवन है आपको ट्राइंगल LMN, और इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर भी है, पॉइंट O, ये भी 90 का एंगल गिवन है आपको। मोर ओवर दीज एंगल्स, ये साइड 2x प्लस 6 और ये साइड 18 है। कुछ पुरानी बुक्स में ये मिसिंग थी, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ 18 लिखा नहीं हुआ था। उसके अलावा ये m है और ये 12 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल LMO एंड ट्राइंगल LNO। फाइंड द अननोन्स, यानी x भी रिक्वायर्ड है, फाइंड द अननोन्स x एंड m। अब सॉल्यूशन के मुताबिक एक्चुअली आपको एक तो x रिक्वायर्ड है और दूसरा m रिक्वायर्ड है। मजीद गिवन है कि ट्राइंगल LMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LNO, एज गिवन दैट triangle LMO is congruent to triangle LNO। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है। मजीद आपको ये भी पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एज द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles
are congruent. So measurement OM is equal to measurement OM, ये आपस में इक्वल होंगे। और मेजरमेंट OM है स्मॉल m और वो है 12। ऐसा करने से तो डायरेक्टली एक वेरिएबल m की वैल्यू आ गई, एंड ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। मेजरमेंट LM इज इक्वल टू मेजरमेंट LN, मीन्स 2x प्लस 6 18 के इक्वल होगा दूसरी साइड पर। सिंपल लीनियर इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x को आपको सब्जेक्ट बनाना है। अब ये 6 लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इज 18 माइनस 6, सो दिस इज 2x इज इक्वल टू 12। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया 6। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, जस्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें लाइन सेगमेंट AB गिवन है और एक CD गिवन है। मोर ओवर ये इसके कॉन्ग्रुएंट यानी ये सिंबल से बताया गया गिवन है और CD डॉटेड लाइन से शो किया गया है। गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक CD लाइन सेगमेंट CD इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ये गिवन है आपको। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है इफ मेजरमेंट AB की मेजरमेंट अगर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है, देन फाइंड मेजरमेंट AL एंड ये L पॉइंट पर है, ये रहा पॉइंट L, और मेजरमेंट LB। और सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड है इफ मेजरमेंट BD इज 4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना है आपको मेजरमेंट AD रिक्वायर्ड है। अब इन्हीं के गिवन स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। एज गिवन है ये हमें कि CD इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, गिवन दैट CD is right bisector of AB, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो मेजरमेंट AL और मेजरमेंट LB दोनों आपस में इक्वल होंगे और वो हाफ ऑफ मेजरमेंट AB होंगे। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर्स मीन्स 3 सेंटीमीटर। मेजरमेंट AL और मेजरमेंट LB दोनों ही 3 सेंटीमीटर्स के हो गए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में मेजरमेंट BD 4 सेंटीमीटर है और थ्योरम 1 की स्टेटमेंट एज वी नो दैट any point
on the right bisector of a line segment is equidistant from its endpoints, थ्योरम 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक। सो मेजरमेंट AD मेजरमेंट BD के इक्वल होगा और मेजरमेंट BD तो आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो मेजरमेंट AD वो भी 4 सेंटीमीटर का ही आ जाएगा। इस तरह ये चैप्टर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अब एक तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके MCQs अभी रहते हैं और MCQs आपको पता है रिव्यू एक्सरसाइज में होते नहीं हैं। उसके लिए हम नोट्स कंसल्ट करेंगे, तो उस वक्त तक कोशिश करें ये सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज से रिलेटेड जो इसमें नोट्स में हैं वो MCQs करेंगे। वो तमाम वो पॉसिबल MCQs हैं जो पेपर में आ सकती हैं और अभी तक उनसे बाहर कोई भी नहीं आया हुआ, इवन वो एहतियातन थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो इस वजह से हम बड़े ईजीली उन पर रिलाय कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके MCQs करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।